हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में लेक्चर वन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि JAIIB और CAIIB की तैयारी यदि हम एक स्ट्रेटजी के तहत एक प्लान वे में यदि करते हैं तो इसे क्लियर करना बहुत कठिन नहीं है। बहुत कठिन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग किस संदर्भ में कि हम किस चैप्टर को कितना तवज्जो दें और किस चैप्टर को उसके बाद और किस चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसकी तैयारी करें, कैसे हम इसकी प्लानिंग करें ताकि JAIB हमारा निकल जाए। आज हम JAIB के तहत जो सेकंड पेपर है AFB, जिसके प्रति हमारे अधिकतर साथी थोड़ा सा शंकित रहते हैं और चिंतित रहते हैं और पूछते हैं उसी के बारे में कि यह कैसे निकलेगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह स्ट्रेटजी फॉर JIB प्रिपरेशन, और इसमें भी हम चर्चा करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की। अब आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। और यदि हम 4 मॉड्यूल्स ABCD इसमें देखें तो कुल मिला के चैप्टर 27 होता है। और पहले भी हम कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, यानी कि एक रीडिंग ही काफ़ी होगा मेरे हिसाब से, आप उसको बखूबी समझ जाएंगे। दूसरा सेक्शन ऐसा होगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसकी बात आप समझ रहे होंगे और थोड़ी सी मेहनत पे आपको वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और तीसरा सेक्शन ऐसा होगा जिसको या तो आप छोड़ सकते हैं या समय मिलने पर, यदि आपके पास टाइम है बाकी चैप्टर्स की तैयारी करने के बाद, तो उसे देख सकते हैं। लिहाजा छोड़ने की जो बात हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये उनके अनुसार है। लेकिन आप छोड़ने के बाद भी आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपका ये जो पेपर है क्लियर हो जाएगा। अब एक एक मॉड्यूल करके हम चर्चा करते हैं। मॉड्यूल ए, जिसे हम कहते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, इसमें कुल 5 चैप्टर्स आप देख ही रहे हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज। आप इसको 2 भाग में पढ़ें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ एन्यूटीज। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात की जाती है, के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से हम हाई स्कूल स्टेज से ही परिचित हैं, और आज तो बैंकर हैं, इससे रोज आप रूबरू हो रहे हैं, तो ये बहुत कठिन नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आ रहा है। अब कैलकुलेशन ऑफ एन्यूटीज। एन्यूटीज क्या है आप जानते हैं, यदि कोई निश्चित राशि निश्चित अंतराल पर और निश्चित समय के लिए मिलता है उसे एन्यूटीज कहते हैं। तो वैसी स्थिति में हम इसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सरल है, वाकिफ शायद न हो आप, लेकिन ये बहुत सरल है। इसलिए कैटेगरी 1 में हम इसको रखते हैं, मतलब फेमिलियर। आप इससे फेमिलियर हैं, परिचित हैं, इस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। इस पर आप पहले ध्यान दें। कैलकुलेशन ऑफ एन्युटी से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ YTM। इससे हो सकता है कि आप डे टू डे में, चूंकि आप इससे रूबरू नहीं हो रहे हैं, तो इसको दूसरे कैटेगरी में हम रखते हैं, मतलब थोड़ी मेहनत करके हम सीख सकते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी, ये बॉन्ड आदि से संबंधित होता है, इसको हम समझ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ी से सेकेंड लाइन में थोड़ी मेहनत करें तो इसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी 1 और ये कैटेगरी 2, कैलकुलेशन ऑफ आइटम कैटेगरी 2। कैपिटल बजटिंग अभी हमारे हिसाब से आप छोड़ दें। छोड़ने का मतलब जिनकी अभिरुचि है, जो समझ सकते हैं पढ़ें, लेकिन स्ट्रेटजी के तहत मेरे हिसाब से अभी इसको छोड़ दें, मतलब ये थर्ड कैटेगरी। चौथा है डिप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। ये सिंपल है, डिप्रिसिएशन आप लगा भी रहे होंगे अपने SFA पर, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है
तो इसको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। तो कैटेगरी 1 में कौन सा हो गया हमारा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज एंड डिप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। यहाँ पहले हम ले रहे हैं कैटेगरी 1। तो ये 2 चैप्टर आ गए। कल कैपिटल बस्टिंग हम कैटेगरी 3 में रखते हैं, यानी छोड़ने वाले में, और दूसरी कैटेगरी में थोड़ी मेहनत वाले में रखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सारे बैंकर इसको नहीं करते हैं, कुछ बैंकों में तो ये होता भी नहीं है सामान्य रूप से, जैसे आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक। तो वहाँ आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, समझ रहे होंगे टॉपिक देख के कि बहुत भारी है, बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ अ प्योरली मैथमेटिक्स। तो इसको आप समझ जाएंगे। रीजनिंग एंड लॉजिक के आधार पर मैथमेटिक्स को यदि हम अप्लाई करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत सिंपल हो गया। तो इस 5 को हम 5 चैप्टर्स को बांट सकते हैं, 2 बहुत ही फेमिलियर, नंबर 1 एंड नंबर 4। नंबर 2 थोड़ी मेहनत से हम समझ सकते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 5। और 3 जिसको हम छोड़ने के कैटेगरी में रखते हैं, 2 + 2 + 1 दैट इज 5। इस चैप्टर को हम इस तरह से बांटते हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे, इस तरह से हम ध्यान देंगे। अब आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स फॉर एएफपी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये असल बिल्कुल जिसको हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहते हैं उससे ताल्लुक रखता है। मॉड्यूल बी को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें पहला है डिफिनीशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कठिन नहीं है, लेकिन ये एज सच डे टू डे नहीं कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इसी से ताल्लुक रखता है। तो इस दोनों को, डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, इस दोनों को हम सेकेंड कैटेगरी में रखेंगे। मतलब बाद में पढ़ेंगे, जब फेमिलियर वाले चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 रीडिंग में थोड़ा सा ध्यान देने पर आप देते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो 1 और 2 को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, सेकेंड कैटेगरी में 2 चैप्टर। अब मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडियरी बुक्स एंड लेजर, ये तो आप कर रहे हैं, आप इससे फेमिलियर हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट, इट इज इजी। जिस ब्रांच का बैंकर अकाउंट होगा वहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन कर भी रहे होंगे। बैंकर अकाउंट्स न भी है तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है कि कस्टमर और बैंक, बैंक के लेजर में कस्टमर का क्या अमाउंट है, क्या आउटस्टैंडिंग है, और कस्टमर जो अपना मेंटेन करता है, और ये थोड़ा दूसरे ढंग से, लेकिन सामान्य रूप से समझे कि जो कस्टमर के पास पासबुक है उसमें क्या बैलेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे रिकॉन्साइल करेंगे। और एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट लगा दिया किसी खास तारीख पे, तो बैलेंस हो गया 2000, और वो इंटरेस्ट आपके पासबुक में क्रेडिट नहीं है, तो आपका बैलेंस सपोज कर लीजिए कि है 1500, तो 500 का ये डिफरेंस है। तो हम इसको ढूंढेंगे कि ये 500 क्या है और इसकी एंट्री कैसे होगी। दैट इज वेरी सिंपल बैंक रिकॉन्सिलिएशन। यही और इसी तरह का प्रॉब्लम्स इसमें आता है। तो ये 2 आप बिल्कुल फेमिलियर हैं और ये करते भी हैं, कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो सरल, समझ सकते हैं जब बैंकर, लेकिन अभी जो इस स्ट्रेटजी के तहत इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें या अंत में देखेंगे। तो 5 को हम यहाँ रख रहे हैं छोड़ने वाले कैटेगरी में या लास्ट में देखने वाले कैटेगरी। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। अभी देखने में से हो सकता है कि आपको लग रहा हो क्या है एक्सपेंडिचर, 2 तरह का। जी हाँ, 2 तरह का होता है और बहुत ही सिंपल है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक कुछ खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, और एक कार खरीद रहे हैं आप। तो कार खरीद रहे हैं तो कार एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा रहा है। और यदि इन फ्यूचर या कभी आप उस कार की मरम्मत करा रहे हैं तो एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, उसमें खर्च हो रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको बारीकी से समझेंगे बहुत आसान हो जाएगा।
तो ये फेमिलियर है आपका, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत सारे बैंकर कर रहे हैं, बहुत सारे बैंकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह इजी है समझना। इसको जब आप समझ जाएंगे प्रोमाइजरी नोट के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बहुत आसान हो जाएगा आप। तो ये जो हमारा 4 चैप्टर हुआ, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडियरी बुक्स एंड लेजर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 को आप प्रथम कैटेगरी में रखें, यानी कि फेमिलियर्स चैप्टर के कैटेगरी में रखें। और दो जो हमारा है, ये दोनों 1 और 2, डिफिनीशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ये सेकेंड कैटेगरी में, यानी इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे और आसानी से समझ लेंगे। छोड़ने के कैटेगरी में या सबसे लास्ट में समय रहने पर देखने के कैटेगरी में चैप्टर 5 ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह से 4 + 2 + 1 7, इस पूरे 7 चैप्टर को हम इस तरह से प्लान करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। मॉड्यूल सी इक्वली इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये फाइनल अकाउंट्स। इसमें देखिए बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन समझने के लिए आपको बैलेंस शीट समझना होगा। बैलेंस शीट आप बैंक में काम करते हुए जान गए होंगे, किसी का बैकग्राउंड होगा वो जान रहे होंगे, नहीं तो यहाँ काम करते चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, बैलेंस शीट आप समझ जाते हैं। तो जब बैलेंस शीट समझ जाएंगे तो बैलेंस शीट इक्वेशन समझेंगे, और इससे ये जुड़ी हुई बात है रेशियो एनालिसिस, इसी के साथ ये रेशियो एनालिसिस जुड़ी हुई है तीसरा। तो बैलेंस शीट इक्वेशन और रेशियो एनालिसिस ऐसा है कि आप इससे फेमिलियर होंगे, खूब ना हो, एकदम इसमें पारंगत ना हो, लेकिन इससे परिचित हैं, इसके टर्म से आप परिचित हैं, और बहुत आसानी से आप इससे परिचित हो सकते हैं। और इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, कंपनी अकाउंट्स 1, कंपनी अकाउंट्स 2 और अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। तो ये दो तो आप फेमिलियर में आ गए, बैलेंस शीट इक्वेशन और रेशियो एनालिसिस। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज भी आप जान रहे हैं, अपने बैंक का गाहे बगाहे आप बैलेंस शीट देखे होंगे, तो उसका एक अनुमान होगा, आप जान भी रहे होंगे। तो इसमें बैंकिंग कंपनीज का जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं 18 शेड्यूल होता है। तो क्वेश्चन कुछ आरबीआई का जो गाइडलाइन है बैंक के लिए उससे, और इसके जो 18 शेड्यूल है उसमें कौन शेड्यूल में क्या है इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और 18 शेड्यूल देख के आपको लगता होगा कि 18 कैसे याद करेंगे हम, तो एक ट्रिक है, बहुत आसान है, हम बताएंगे आपको, और बहुत आसानी से 18 आप टिप्स पे याद कर लेंगे। और जो आरबीआई का गाइडलाइन वो जानते हैं, वो आपके स्मरण में भी आ जाएगा जब इसको आप पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट इक्वेशन, रेशियो एनालिसिस और फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज को फर्स्ट कैटेगरी में रखें आप। इसमें 3 जो आप फेमिलियर हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स 1 एंड कंपनी अकाउंट्स 2, ये दोनों विस्तारित है, इसी का आगे बढ़ता है, अन्योन्याश्रय है ये दोनों। तो ये दो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स 1, कंपनी अकाउंट्स 2 को आप सेकेंड कैटेगरी में रखें। और अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट आप जान भी रहे हैं, आप बगैर पढ़े भी 1-2 क्वेश्चन इससे रहेगा, तो इस पे समय कम दें, छोड़ सकते हैं या कम समय दें, तो इसको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। तो इस 7 चैप्टर को हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं, प्लानिंग इस तरह से करते हैं 3 + 3 + 1। तो इस तरह से हम मॉड्यूल सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने तवज्जो देंगे पढ़ने में। अब देखते हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी को बोलते हैं बैंकिंग ऑपरेशन। ये सारा चीज ऐसा है जो डे टू डे बैंकिंग में आप देख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। बावजूद इसके हमारी एक स्ट्रेटजी होगी इसमें भी। तो बैंकिंग ऑपरेशंस आप जान रहे हैं, चूंकि कर रहे हैं, रोज आप डेली कर रहे हैं, इसलिए आप जान रहे हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी कस्टमर सर्विस, ये केवाईसी तो एक बैंकर के नाते आपके जुबान पे है, कस्टमर सर्विस आप कर रहे हैं, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है इसको जानना है, जान रहे हैं आप। तो ये दोनों बहुत सरल और फेमिलियर कैटेगरी का है। इसके साथ ऑपरेशनल
एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश क्लियरिंग, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ये जो दोनों है आपका ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश एंट्रीज, इसको हम दोनों को सेकेंड कैटेगरी में रखेंगे 3 और 4 का। क्यों कि कैश तक तो ठीक है, क्लियरिंग सब नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको कठिन लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद आसान हो जाएगा। इसको हम सेकेंड कैटेगरी में रखेंगे कि इसको 3 और 4 को, 3 और 4 को सेकेंड कैटेगरी में रखेंगे। 1 और 2 फर्स्ट कैटेगरी का है। अब इसके बाद ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड फेमिलियर टू ऑल बैंकर्स, इसको हम 1 में रखेंगे। एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स, ये भी बैंकर के लिए डिपॉजिट और लोन, यही तो बैंक में असल काम हो रहा है या काम है हमारा, तो ये भी आप फेमिलियर है। तो फेमिलियर यानी कि 4 में कौन हो गया, बैंकिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी एंड कस्टमर सर्विस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स। ये हमारा फेमिलियर कैटेगरी 1 का हुआ। कैटेगरी 2 में अभी आपको बता चुके हम 3 और 4, और 7 और 8 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस इन्वायरमेंट, ये आप रखें चूंकि इसमें से आप बहुत क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। बैक ऑफिस फंक्शंस, बैक ऑफिस फंक्शंस सभी नहीं कर रहे हैं जो बैक ऑफिस में होगा, लेकिन उसका फंक्शन क्या है। हैंडलिंग अनरिकॉन्साइल्ड एंट्रीज इन बैंक, कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये आप थर्ड कैटेगरी में रखें, थर्ड कैटेगरी में रखें। जब हम समय मिलने पर करेंगे या समय न मिला इसकी तैयारी में तो इसको छोड़ भी सकते हैं। 4 + 2 + 2 यानी कि ये 8 को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मॉड्यूल ए, बी, सी और डी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका हम समरी शीट बनाते हैं, ओवरऑल समरी शीट बनाते हैं। तो ए में हमने किया था 2 + 2 + 1, बी में किया था 4 + 2 + 1, सी में किया था हमने 3 + 3 + 1, और डी में किया था हमने 4 + 2 + 2। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये होता है 13, ये 9 और ये 5, कुल 27, जो पहले हमने कहा 27 चैप्टर्स। अब 27 के परिप्रेक्ष्य में यदि इसका परसेंटेज निकालते हैं 13, 9 और 5 का, तो ये 48, 33 और 19% बनता है। 48 से हम परिचित हैं, 33 हम पढ़ेंगे और इससे हम परिचित हो जाएंगे। ये सरल है, मतलब ये यदि एक रीडिंग में तो ये 2 रीडिंग में, और 19 को हम छोड़ सकते हैं या अंत में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि बहुत सारे साथी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या थोड़ा कम पढ़ के कम समय दे के एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी सामान्य रूप से 38 to 45 मार्क्स आ जाते हैं, 38 से 45 मार्क्स उनको भी आ जाते हैं, और लगता है उनका 5 नंबर से छूट गया, 7 नंबर से छूट गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि आप 48 जो नियर टू 50 है, 50 मार्क्स में आपका क्लियर होता है एक सब्जेक्ट, तो नियर टू 50 है, इतना तो आप जान रहे हैं। लिहाजा आप इसी में से कुछ ±5-7% यदि कम हो गया तो इतना मार्क्स आपको आ रहा है। तो 48 को यदि हम कंजर्वेटिव भी लें तो -5% ही करते, तो 43 या 45% तक तो आप बहुत आसानी से इसमें ला सकते हैं। अब क्लियर करने के लिए इस 33% पे हमें ध्यान देना होगा, और 33% में से निश्चित रूप से यदि हम ध्यान देंगे तो 20% हमारा कवर हो जाएगा। बहुत आसानी से 20% कवर हो सकता है। 1-2 चैप्टर आप फिर अपने मन से इसमें छोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार या अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, तो इस 33 में से 20% आपका क्लियर हो जाएगा। लिहाजा यदि इधर हम 45 और 20, 65 और 19 यदि हम छोड़ भी देते हैं, इसमें से भी 1-2 कर लेते हैं तो और प्लस हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 45 + 20 यानी कि 60+ मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप ऑब्टेन कर रहे हैं। तो आपको इस विषय से, AFB से या इन टोटल JIV से
आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्लियर करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इस स्ट्रेटजी से चलें। तो जो मैं कह रहा था कि ये कठिन नहीं है, सरल है, तो इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और ये सरल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मेरी शुभकामना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अब हम दूसरे में कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज को लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।